नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गुप्ता। आज हम इस खास पॉडकास्ट में बात करेंगे इकोनॉमी को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, आम जनता से जुड़े मुद्दों की हम बात करेंगे कि किस तरीके से आम जनता के रोज़मर्रा की चीज़ें, चाहे आप महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोज़गारी की बात कर लीजिए, टैक्स पेयर की भी हम जानकारी आपको देंगे, किस तरीके से टैक्स आपको भरना है। आईटीआर को लेकर के हमने पिछला पॉडकास्ट किया था। आज आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं और आखिर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की असली तस्वीर क्या है, ये हम जानेंगे। कौन सी चुनौतियां, सब कुछ इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ है इकोनॉमिस्ट रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की अभी फिलहाल असली तस्वीर क्या है? देखिए 25-26 में अप्रॉक्सीमेटली 7% का ग्रोथ रेट था इंडिया भारत का, और अप्रैल से जून तक तिमाही में 7.1% का एस्टिमेट किया जा रहा है, जो हमारे हिसाब से सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, बड़े मेजर इकोनॉमीज़ में से एक है हमारा भारत। तो और साथ साथ कई सारी चुनौतियां भी हैं, जैसे महंगाई जो दर है वो 4% के ऊपर है, जो आरबीआई का एक कंफर्ट जोन है उससे ऊपर है। तो अभी रेट कट कम करने की जो संभावनाएं होती हैं, जिससे कि ब्याज दर सस्ती हो सकती हैं, वो उसकी गुंजाइश नहीं है। तो अभी डॉलर के का रेट बढ़ जाने से और ऑयल का जो क्रूड का ऑयल प्राइस बढ़ जाने से हमारे इकोनॉमी पे थोड़ी सी असर पड़ा है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ग्रोथ है अभी भी सबसे मेजर इकोनॉमीज में सबसे बेहतर है। ओके। क्योंकि एक खास पॉडकास्ट हम चाहते हैं कि आम जनता तक पहुंचे और लोग इससे जोड़ करके कनेक्ट भी कर पाए। लेकिन आम आदमी के जो असली सवाल है रजनीश जी, वो यही है कि महंगाई कितनी कम होगी, रोजगार के मौके कितने बढ़ेंगे और इसका जेब पर क्या असर पड़ेगा, ये भी बताइएगा। आपका बहुत वाजिब क्वेश्चन है। जब हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था का साइज तो बढ़ रहा है, हाँ। लेकिन लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। हाँ। तो असली क्वेश्चन ये होगा, अब असला जो फोर्स होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि लोगों की आमदनी कैसे बढ़े, उनका पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े। इनकम, हमारी अर्थव्यवस्था का इनकम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम इसका बेनिफिट लोगों को कैसे दें। Right. विकास की रफ्तार में, विकास के दौर में लोग पार्टिसिपेट कैसे करें, उनको हमें मुख्य धारा में कैसे हम ले आए, ये इस पे फोकस करना चाहिए। हम अभी देख रहे हैं कि महंगाई तो ऊपर है, थोड़ा कंफर्ट जोन से ऊपर है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रूड है वो आपको पता ही होगा कि क्रूड से सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं होता, पूरी अर्थव्यवस्था को चलाना महंगा हो जाता है। मतलब हमारे खाने पीने की डीजल जो है वो सीधे दूध, फल, सब्जियां और ट्रांसपोर्टेशन की जितनी भी चीज़ें हैं सबको महंगा कर देता है। तो और हम वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, थर्ड लार्जेस्ट। आप सोचिए कि 85 to 90% हम बाहर से अपनी एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। अब ऐसे परिस्थिति में जब एनर्जी, जब क्रूड ऑयल महंगा हो जाए या डिस्ट्रिक्शंस लग जाएं, या यूएस की वजह से ईरान से हम क्रूड ऑयल नहीं सस्ते में नहीं खरीद पाएँ, तो परेशानी होती है। उसका इम्पैक्ट अभी दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड में थोड़ी सी राहत मिलेगी, तब लोगों को महंगाई का कम असर दिखेगा। अब महंगाई की बात हो ही रही है, तो अभी आपने देखा होगा चीनी को लेकर के किस तरीके से जो है बवाल मचा हुआ है। जिस तरीके से चीनी के दाम बढ़े हैं, अब जो आम जनता वो कह रही है भाई आने वाले दिनों में महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, अभी तो चीनी के दाम बढ़े हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी तो बयान भी सामने आ चुका है, साफ तौर पर कहा गया कि चीनी का पूरा स्टॉक देश में है और चीनी के दाम कम भी होंगे, इसको लेकर के महंगाई से कैसे जोड़े वो भी बताइए। देखिए, चीनी का जो स्टॉक है वो वाकई अभी है, पर्याप्त है, उससे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये देखेंगे कि जब एस्टिमेटेड 37 लाख टन का हमारा जो प्रोडक्शन का डाउनवर्ड रिवीजन किया गया, मतलब हमें भारत सरकार ने ये देखा कि हमारा उत्पादन 37 लाख टन कम हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने इंपोर्ट करने के लिए अलाउ कर दी। उसके पहले हम एक्सपोर्ट करने के लिए हमने परमिशन दिया हुआ था। तो मैं पॉलिसी फेलियर मानता हूँ कि हमने चीनी के उत्पादन को ठीक से हम जज नहीं कर पाए और हमने एक्सपोर्ट के लिए अलाउ किया। फिर आते आते हमने 2016-17 के बाद ऐसा क्या हुआ कि हम पहली बार चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें फोरकास्ट करना चाहिए था। और चीनी का उत्पादन क्यों नहीं हुआ, इसके लिए भारत सरकार
जिम्मेदार नहीं है। मतलब फ्लड आ गया या बारिश ज़्यादा हो गई, फसल की बीमारी हुई, तो ये सारे 3-4 रीज़न हैं जो इसके पीछे इसके कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन जो प्राइस में फ़र्क आ गया है, जैसे हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले 65 रुपये था, महाराष्ट्र में कहीं कहीं 80 रुपये था। तो और सरकार का जो आंकड़ा है वो 55 रुपये है। मतलब सरकार भी ये मानती है कि 16% तो बढ़ा है, लेकिन मैं अगर 80% ले लूँ या 65 रुपये ले लूँ, 70 रुपये ले लूँ, तो ये 30-40% चीनी के दामों में इंक्रीज़ है। तो इसमें जो बीच के जो मुनाफाखोर हैं वो अपना फ़ायदा कमाने शुरू कर दिया है। उन लोगों को लगा है कि जैसे प्रोडक्शन नीचे हो गया और फेस्टिव सीजन्स में इनकी डिमांड बढ़ेगी, चीनी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हमारे दिवाली है, मिठाइयाँ खाएंगे और खिलाएंगे भी। तो ये मिठाइयाँ कड़वी होने जा रही हैं, क्योंकि आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो ये मुनाफाखोर हैं, ये लोग इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं और अपना स्टॉक बढ़ाने लगते हैं। सरकार ने इस दिशा में 2-3 सख्त कदम उठाए हैं और बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। जैसे आपको स्टॉक कितना रखना है उसकी एक लिमिट लगा दी गई है। स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो रहा है और 10 लाख हमने बताया कि रॉ शुगर इंपोर्ट करने की अनुमति दे दी गई है, वो भी ड्यूटी फ्री। तो इस सब की वजह से इनका असर देखने को मिलेगा। हाँ, बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि 10 लाख टन 12 से 13 दिन का कंजम्पशन होता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो बट आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अगर सरकार ने और कदम उठाए, जैसे सख्ती और चीनी मिल से वापस चीनी ला के मार्केट में डाल देना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा राहत मिल सकता है। चलिए, ये हम अर्थव्यवस्था, महंगाई से जुड़ी हुई थोड़ी सी बातें की। अब इसके बाद भी हम अगला सवाल आपसे लेंगे, लेकिन अब टैक्स की बात कर लेते हैं, टैक्स पेयर की बात कर लेते हैं। 31 अगस्त पास आ रहा है, टैक्स पेयर सबसे ज़रूरी किन बातों का ध्यान रखे, क्या ज़रूरी? 31 अगस्त उन लोगों के लिए है जो ITR 3 और ITR 4 भरते हैं और जिनका ऑडिट नहीं होता है। जो सैलरीड हैं और जो ITR 1 और ITR 2 भरते हैं, उनकी गाड़ी छूट चुकी है। उनको 5,000 रुपये या 1,000 रुपये, मतलब मैक्सिमम 5,000 रुपये का लेट फी लगेगा और उनको ये विलम्ब के साथ वो 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो 31 अगस्त वाले लोग हैं, वो ये पता है आयुषी, ये वो लोग हैं बेचारे जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। मतलब वो अपने TDS का रिकन्सलेशन नहीं कर पाते, क्योंकि छोटे और MSME और व्यापारी होते हैं। अब ये अपने TDS का रिकन्सलेशन नहीं कर पाएंगे, GST का रिकन्सलेशन नहीं कर पाएंगे और फिर लास्ट मोमेंट पे इनको बहुत परेशानी होगी। तो हमारा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने GSTR 1, GSTR 3B, मतलब GST रिटर्न्स, अपने TDS के रिटर्न्स सबको रिकन्साइल कर लीजिए ITR भरने से पहले, और निश्चित कर लीजिए कि आपका कोई भी इनकम छूट नहीं रहा हो, कोई आपका TDS सर्टिफिकेट छूट नहीं रहा हो, आपने हर TDS का भी क्लेम कर लिया है और 31 अगस्त से पहले आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो चलिए, 31 अगस्त आपके पास एक लास्ट मौका, लेकिन रिटर्न कौन कौन फाइल कर सकता है ये भी बताइएगा। ITR 3 और ITR 4 वैसे बिजनेसमैन, वैसे व्यापारी जिनके केस में ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनके केस में ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, वो 31 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं। या जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग है, वो 30 नवंबर तक वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो बिजनेस वाले एंटिटी हैं या छोटे व्यापारी हैं, वो अपना ITR 31 अगस्त तक बिना किसी विलम्ब शुल्क के फाइल कर सकते हैं, लेट फी के फाइल कर सकते हैं। ओके, तो रिटर्न में अगर गलती हो जाता है तो क्या करें? रिवाइज का कोई ऑप्शन है क्या? बहुत वाजिब क्वेश्चन है। रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हो सकता है गलती हो जाए, तो हमें 31 दिसंबर तक हमें रिवाइज, इस बार हम पहली बार ये रिटर्न रिवीजन का टाइम 31 दिसंबर से बढ़ा के 31 मार्च तक कर दिया गया है। लेकिन उसके लिए ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप टाइम से रिटर्न फाइल करें। अगर आपने टाइम से रिटर्न फाइल कर दी है तो आप उस रिटर्न को 31 मार्च 2027 तक रिवाइज कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई है तो भूल सुधार कर सकते हैं, आप टैक्स पेमेंट कर सकते हैं या कोई एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। हाँ, तो 31 अगस्त तक कोई चूक गया, जैसे आपने पहले भी बताया, तो क्या करें? ITR ना फाइल करें, ऐसे भी कुछ लोगों में रहता है, तो इसको लेकर के थोड़ा सा क्लियर कीजिए। ITR नहीं फाइल करना ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर 31 दिसंबर अगस्त चूक गए या 31 जुलाई चूक गए, जो ITR 1 और ITR 2 के लिए होता है, तो उन लोगों के लिए ऑप्शन है कि वो 31 दिसंबर तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न को, बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। क्या? एक नहीं, 3 नुकसान है। अच्छा। पहला नुकसान कि 5,000 रुपये तक का लेट फी लग सकता है। ओके। दूसरा नुकसान कि आपको 1% का 234A का अतिरिक्त ब्याज लगेगा, 1% पर मंथ।
ठीक है। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, सपोज करिए कि आपका कोई बिजनेस है और बिजनेस में लॉस हो गया 8 लाख रुपए, हमने अगर इस रिटर्न को टाइमली ड्यू डेट के पहले फाइल नहीं किया तो इस लॉस को हम अगले साल एडजस्ट नहीं कर सकते। अब अगले साल आपका इनकम अगर 10 लाख होगा तो उस 8 लाख को हम अगर हमने टाइम से फाइल किया होता तो हमें सिर्फ 2 लाख पे टैक्स देना पड़ता। अभी क्या होगा, अगले साल आपको 10 लाख देना पड़ेगा, 8 लाख को भूल जाइए। ये परेशानी है। क्योंकि अगर हम बात कर ही रहे हैं खर्च को लेकर के भी, जीडीपी को लेकर के भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, तो जीडीपी ग्रोथ मजबूत है क्या, सफिशिएंट है ये 7% ग्रोथ आपको जो लग रहा है? देखिए अभी तो ये सबसे मेजर इकोनॉमीज़ में भारत का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था है हमारा। और तेल की वजह से और डॉलर की वजह से थोड़ा सा असर पड़ा है, क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स को तो बेनिफिट है अगर हमारा आईएनआर अगर गिर जाए या डॉलर का प्राइस बढ़ जाए। जैसे डॉलर का प्राइस अगर 95 है, अगर 100 हो जाए तो एक्सपोर्टर्स को बहुत बेनिफिट है इससे। लेकिन हमारे देश में ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, मशीन्स इंपोर्ट करते हैं, तो उन उद्योग को बहुत घाटा लगेगा और उनका बहुत असर पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से थोड़ा सा ये चैलेंजिंग सिचुएशन है और हमारी अर्थव्यवस्था तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि जो जीएसटी का डाटा है वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। महंगाई का थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन ये ओवरऑल थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है ड्यू टू जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्रूड महंगा है और ये अमेरिका ईरान में जिस तरीके से युद्ध, लड़ाई भारत हो पर रही भी है, इम्पैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप देखिए बन रहा है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं बिल्कुल लड़ाई हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच, लेकिन उस लड़ाई का बिल कुछ न कुछ भारत को भी चुकाना पड़ रहा है। अच्छा, टैक्स की बात लगातार हम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कहते हैं भाई हम टैक्स तो पे कर रहे हैं, तो टैक्स कलेक्शन बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुई है ये बताइएगा। देखिए टैक्स कलेक्शन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हम ये देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष कम से कम 1.5 करोड़ रिटर्न्स एडिशनल होते हैं। जैसे पिछली बार हम 24-25 की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ रिटर्न भरे गए थे। इस बार भी उम्मीद है कि 2 करोड़ ज़्यादा रिटर्न होंगे। लेकिन ये रिटर्न फाइलिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें ये देखना चाहिए कि कितने टैक्स पेयर्स हैं। जैसे हमने पहले बार डिस्कस किया था पिछली बार कि 9 करोड़ में से 2 तिहाई लोग, मतलब 6 करोड़ लोग वैसे लोग हैं जिनका आईटीआर में नील का इनकम टैक्स रिटर्न होता है। ओके, ठीक है, जो नील का रिटर्न भरते हैं। तो इन ऐसी संख्या में अगर वृद्धि हो तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, अगर जो टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, उनके अगर पॉपुलेशन में अगर वृद्धि हो, उनके रिटर्न में वैसे रिटर्न में वृद्धि हो, तब हम मान सकते हैं कि पर कैपिटल इनकम या लोगों की, मतलब जो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसका असर लोगों की जेब पे पड़ रहा है। क्योंकि अर्थव्यवस्था जिस तरीके से मजबूत हो रही है, लेकिन बेरोजगारी की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि जो युवा वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार ये डेटा भी दे रही है, लगातार जो है वैकेंसीज निकल भी रही हैं। तो रोजगार के मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था अभी कैसी स्थिति में है? देखिए रोजगार के लिए भारत सरकार बहुत सारे प्रयत्न कर रही है और ये आज से नहीं कर रही है, जब से ये सरकार आई है तब से कर रही है। हम देखा होगा कि स्किल इंडिया सरकार ने सबसे पहले ये सोचा कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर जो स्किल होने चाहिए, जो कम्पिटिटिव स्किल होने चाहिए, वो उसकी कमी है। और फोकस डायरेक्ट है स्किल डेवलपमेंट में, प्रधानमंत्री कई बार कहते रहते हैं डायरेक्ट है। प्लस इनकम टैक्स में भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप नए एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो हम उनका कॉस्ट आपको देंगे। मतलब इंडस्ट्री को बेनिफिट देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। तो रोजगार के ऐसे सिचुएशंस पैदा हो रहे हैं। हमने देखा अभी मुख्यमंत्री योगी ने अभी कुछ दिन पहले बोला कि इस प्रदेश में 22,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं उत्तर प्रदेश में, और वैसे ही दूसरे राज्यों में हो रहा है। तो एक स्टार्टअप का एक कल्चर भी बढ़ रहा है। अब सिर्फ लोग रोजगार नहीं मांग रहे हैं, अब रोजगार देने वाले लोग बन रहे हैं। तो और ये कहा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से युवाओं को कि आप रोजगार देने वाला बनिए, स्किल पर फोकस कीजिए। राजस्थान की बात करें, आप देखिए राइजिंग राजस्थान जैसे कई सारे समिट भी होते हैं और कहा जाता है कि आइए और आप निवेश कीजिए। जी, अभी तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा हो गया है कि हर स्टेट ही अपने आप में सब विदेशी निवेशकों को और जो व्यापारियों को आमंत्रित कर रहा है कि आप हमारे यहाँ बिजनेस लगाइए, हम आपको लैंड फ्री दे देंगे, लैंड सब्सिडी दे देंगे। और जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के लिए हम अभी रिसेंट उत्तर प्रदेश का एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि अभी रिसेंट में हमने पेपर में देखा कि योगी जी ने तकरीबन 200 व्यापारियों के, जापानीज बिजनेसमैन के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन किया। अब एमओयू साइन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी सिर्फ
बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि उस एमओयू को धरातल पे आ जाना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये शुरुआत तो है। हाँ। अब इसकी वजह से इनिशिएटिव है। अब उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा था कि 55% जो मोबाइल है वो अकेले उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। आप सोचिए 60% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सिर्फ उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। तो एक माहौल तैयार हो रहा है और हर राज्य में कुछ न कुछ इसकी विशेषता है। और जीडीपी की लगातार अगर हम बात कर रहे हैं तो जो आम जनता है वो जीडीपी वाला टर्म्स भी हालांकि नहीं समझते और उनकी तरफ से यही कहा जाता है भाई जीडीपी बढ़े या घटे हमें क्या, जो कुछ लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, तो आम आदमी को इसका कितना फायदा मिल रहा है ये जरा समझाइएगा आसान भाषा में। देखिए, आसान भाषा में तो ये है कि जीडीपी तो बढ़ रही है, हाँ। लेकिन पर कैपिटा इनकम उस तरीके से नहीं बढ़ रहा ओके। है। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो हम अभी कंजम्पशन पे ध्यान रहे हैं। जीडीपी क्या है, अगर हम सरकार अगर खर्च करे, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करे, तो उससे भी जीडीपी का असर पड़ता है और उससे जीडीपी इम्प्रूव होती है और बढ़ती है। लेकिन जो आम आदमी की आय है वो अभी थोड़ी सी उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, उस रेट से नहीं बढ़ रहा है जिस रेट से जीडीपी हमारी बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में महंगाई और रोजगार को लेकर के क्या तस्वीर देखने को मिलेगी, बताइएगा। महंगाई को लेके तो बहुत अनसर्टेनिटी है, क्योंकि जब ये क्रूड महंगा होगा तो फाइनली उसका असर हमारे भारत के लोगों को ऊपर आएगा। मतलब भारतीयों को फाइनली उसको चुकाना पड़ेगा। जैसे अभी हमने देखा था डीजल में इंक्रीज हुआ तो महंगाई भी थोड़ी बढ़ गई, 4.85% हो गई महंगाई, जो आरबीआई के दर से ऊपर है। तो अब आरबीआई भी सोचेगी कि हम इसको, आरबीआई मुझे नहीं लगता कि कोई रेट घटाएगी। हाँ। और रेट नहीं घटेगा तो थोड़ा सा मार्केट में सिचुएशन थोड़ा टाइट रहेगा। बिल्कुल। तो एक और रिएक्शन आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे। महंगाई है ना, आम आदमी का सवाल है, रोजगार आप देख रहे हैं, जेब पर जैसे मैंने कहा कितना असर, और जो टैक्स पेयर है इनके बारे में भी। तो एक शॉर्ट में कुछ आप दर्शकों को बताना चाहें कि अभी क्या स्थिति रहने वाली है आने वाले समय में। हम अगर जीएसटी डाटा की बात करें तो हम देखेंगे कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है हमारा, और इनकम टैक्स रिटर्न बढ़ रहा है, जीडीपी का ग्रोथ बढ़ रहा है ना। 7 अप्रैल से लेकर जून 2026 क्वार्टर में ऐसा एस्टिमेट है कि 7.1% का जीडीपी का ग्रोथ रहेगा। तो ये 7.1% हमें बताता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है। हाँ। लेकिन साथ ही साथ कंसर्न वाली चीज़ ये है कि हमारी जो महंगाई है वो बढ़ रही है, 4.85% हो गई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हमारा बहुत कंसर्निंग है, वो 5% के ऊपर है। तो कहने का मतलब कि अभी जो आने वाला जो टाइम है वो वैश्विक अनिश्चितताओं की वजह से थोड़ी सी हमें परेशान करने वाला है। हाँ। और उसका असर हमें हमारी इकोनॉमी पे दिखेगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे देश में स्टार्टअप और जो बिजनेसमैन हैं वो बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह से देश को और स्किल पर भी लगातार फोकस किया जा रहा है। फोकस जो किया युवा जा है रहा है। वो आजकल इस पर ज़्यादा फोकस्ड है और प्रधानमंत्री की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है। देखिए, देश की अगर अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो ये लगातार चर्चा में, जीडीपी के आंकड़ों की हमने बात की है, महंगाई का दबाव, रोजगार को लेकर के हमने जो है चर्चा की है, आम आदमी के जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा इसको लेकर के भी हमने बातचीत की है। आपका कोई सवाल है तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं। हमारे इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर टैक्स पेइंग को लेकर के आपका कोई सवाल है, आईटीआर को लेकर के, हालांकि वो डेट खत्म हो चुकी है लेकिन 31 अगस्त है ना रजनीश जी। 31 अगस्त, हाँ। जो हाँ। बिजनेस वाले लोग हैं उनको वो फाइल कर सकते हैं। और आयुषी की एनालिसिस में अगर आप कोई कमेंट डालेंगे हाँ। तो मैं आपको पर्सनली उस पर रिप्लाई करूंगा विदिन 12 आवर्स। ओके। तो आपका कोई भी सवाल आप कमेंट में लिख सकते हैं। और किन मुद्दों को लेकर के आप चाहते हैं कि आने वाले समय में हम और बात करें, टैक्स को लेकर के, और भी कोई अगर आप इकोनॉमी से जुड़े हुए सवाल चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए, हमारे इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्ते।